क्रिकेट के खेल को मनोरंजक बनाने के लिए आईसीसी ने इसमें कई नियम बनाए हैं। शुरुआत में इस खेल में सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग के लिए नियम थे। फील्डिंग के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था, लेकिन अंग्रेजों के इस खेल में उन्हीं की टीम के एक हरकत ने आईसीसी को फील्डिंग के लिए भी नियम बनाने पर बाध्य कर दिया था। ये सारा मामला जुड़ा हुआ है वर्ष 1979 में वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज कप के दूसरे मुकाबले से। इस त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ओपनर डेरेक रेंडल के 49, कप्तान माइक ब्रियरली के 25, डेविड गावर के 44 और पीटर विली के 58 रनों के बदौलत इंग्लैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाया। वेस्टइंडीज की बैटिंग शुरू होने से पहले मैच में बारिश हुई। इसके कारण मैच कुछ देरी से शुरू हुआ और टारगेट को भी रिवाइज किया गया। वेस्टइंडीज के सामने नया टारगेट था 199 रन का, जो उन्हें 47 ओवर में बनाना था। इस टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत खराब रही थी। उनके ओपनर डेजमॉन्ड हाइंस महज 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद गॉर्डन ग्रीनिज के 42, लॉरेन रोव के 60 रन की पारी ने मैच पर वेस्टइंडीज की पकड़ को मजबूत कर दिया था, लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों के आउट होते ही मुकाबला इंग्लैंड की तरफ झुकने लगा। 133 रन पर अपना तीसरा विकेट गंवाने वाली वेस्टइंडीज की टीम 186 के स्कोर पर 9 विकेट गंवा चुकी थी। वेस्टइंडीज को जीत के लिए आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। इंग्लैंड की ओर से आखिरी ओवर इयान बोथम करने आए थे और उनके सामने थे माइकल होल्डिंग और कोलिन क्राफ्ट, जो उस मैच में वेस्टइंडीज की आखिरी उम्मीद थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने पहली 5 गेंदों पर 7 रन बनाए। अब वेस्टइंडीज को आखिरी एक गेंद पर जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रियरली इस मैच को हर हाल में जीतना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने मैच की आखिरी गेंद पर एक ऐसी फील्डिंग लगाई जिसने आने वाले समय में क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया। इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रियरली ने बाउंड्री रोकने के लिए टीम के विकेटकीपर सहित सभी 10 खिलाड़ियों को बाउंड्री पर लगा दिया। इस तरह की फील्डिंग लगाने से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए दौड़कर 3 रन लेना मुश्किल लग रहा था। ऐसे में मैच को जीतने के लिए उन्हें गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजना जरूरी हो गया था। एक संभावना और थी जिससे वेस्टइंडीज इस मैच को जीत सकती थी। अगर बॉटम आखिरी गेंद नो फेंक देते तब वेस्टइंडीज के लिए मौका बन सकता था, लेकिन इयान बॉटम की गिनती उन गेंदबाजों में होती है जिन्होंने कभी भी नो बॉल नहीं फेंका है। खैर, बॉटम ने आखिरी गेंद पर होल्डिंग को बोल्ड कर वेस्टइंडीज को 2 रनों से ये मैच हरा दिया। इंग्लैंड के कप्तान द्वारा लगाई गई इस तरह की फील्डिंग को देखकर लोग भले ही चौंक गए थे, लेकिन ऐसी फील्डिंग लगाकर उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया था, क्योंकि उस समय यह तय नहीं था कि कितने खिलाड़ी बाउंड्री पर लगाए जा सकते हैं और कितने 30 गज के घेरे के अंदर रहेंगे। इस घटना ने आईसीसी को फील्डिंग के लिए नए नियम बनाने पर बाध्य कर दिया। फील्डिंग के नियम मुख्य तौर पर 1980 के दशक में बनने शुरू हुए थे और पहली बार फील्डरों की नियुक्ति से संबंधित नियमों का 1980 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए एक दिवसीय मैचों में लागू किया गया था। वर्ष 1992 के वर्ल्ड कप में ये नियम बनाया गया कि पहले 15 ओवर में 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी ही बाहर रहेंगे और 16वें ओवर के बाद घेरे के बाहर 5 खिलाड़ी रखने की इजाजत होती थी। साथ ही पावर प्ले के दौरान 2 खिलाड़ियों को कैचिंग पोजीशन पर रहना भी जरूरी होता था। आईसीसी ने पावर प्ले से संबंधित नियम सबसे पहले 2005 में शुरू किए थे। आईसीसी ने मैच में कुल 3 पावर प्ले को लागू किया था और पावर प्ले को 15 ओवर के बजाय 20 ओवर का बना दिया गया था। ये 3 पावर प्ले क्या थे? पहला पावर प्ले अनिवार्य होता था। नियमों में बदलाव के बाद इसे 15 ओवर से घटाकर 10 ओवर का कर दिया गया था। इस दौरान फील्डिंग करने वाली टीम 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर रख सकती थी। दूसरा पावर प्ले था बल्लेबाजों के लिए। इसे बैटिंग पावर प्ले भी कहा जाता था और ये 5 ओवर का होता था। इस पावर प्ले में 3 क्षेत्र रक्षकों को 30 गज के घेरे के बाहर रखा जा सकता था। साथ ही इस पावर प्ले को 40 ओवर तक इस्तेमाल करना जरूरी होता था। आखिरी पावर प्ले था बॉलिंग पावर प्ले। ये भी 5 ओवर का होता था। इस पावर प्ले में भी बॉलिंग पावर प्ले के नियम लागू होते थे। इस दौरान 30 गज के सर्कल के बाहर 3 से ज्यादा फील्डर नहीं हो सकते थे। वर्तमान में अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब ऊपर लिखे गए तीनों पावर प्ले के स्थान पर पावर प्ले 1, पावर प्ले 2 और पावर प्ले 3 लागू किए जाते हैं। पावर प्ले 1 ये पावर प्ले 1 से 10 ओवर के बीच लागू होता है, जिसमें 30 गज के घेरे के बाहर केवल 2 खिलाड़ी रह सकते हैं। पावर प्ले 2 ये पावर प्ले 11 से 40 ओवरों के बीच लागू होता है, जिसमें 30 गज के घेरे के बाहर केवल 4 खिलाड़ी रह सकते हैं। पावर प्ले 3 ये पावर प्ले 41 से 50 ओवर के बीच लागू होता है, जिसमें 30 गज के घेरे के बाहर केवल
5 खिलाड़ी रह सकते हैं। अब T20 मैचों में पावर प्ले के लिए ये नियम लागू होते हैं। T20 मैचों में केवल एक ही पावर प्ले होता है, जो कि पहले 6 ओवर में लागू होता है। इन 6 ओवरों में 30 गज के घेरे के बाहर केवल 2 खिलाड़ी ही रह सकते हैं। बाकी के 14 ओवरों के दौरान 5 खिलाड़ियों को 30 गज के घेरे के बाहर रखने की अनुमति होती है। यही कारण है कि T20 मैचों में पहले 6 ओवर में अक्सर सभी गेंदबाजों की जमकर धुलाई होती है और अक्सर ये पावर प्ले ही तय कर देता है कि मैच में किस टीम का पलड़ा भारी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि 1979 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज मैच के दौरान यदि वो घटना न घटी होती तो ऐसा मुमकिन था कि आगे और कई सालों तक क्रिकेट के लिए फील्डिंग के नियमों में कोई बदलाव न किया जाता। दरअसल क्रिकेट के हर क्षेत्र जैसे बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग में नए नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि इन सभी क्षेत्रों में खूब प्रतियोगिता हो और हर मैच लोगों को बखूबी रोमांच पहुंचाए। ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।